समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में निधन हो गया। अब प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिसमें शरीर पर किसी बाहरी चोट का निशान नहीं मिला है। मौत की वजह पूरी तरह साफ न होने पर डॉक्टरों ने अब बिस्रा के साथ हार्ट को भी सुरक्षित रख लिया है, ताकि आगे जरूरत पड़ने पर जांच की जा सके। क्योंकि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट सवाल भी उठा रही है और कुछ अंदेशों को खारिज भी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक के शरीर और नाखून नीले पड़ गए थे, जो अक्सर ऑक्सीजन की कमी या जहर की स्थिति में होता है। अब सवाल है कि मौत की वजह क्या रही है, बीमारी, पॉइजनिंग या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। पोस्टमार्टम में मौत का समय तड़के 3 से 4 बजे के बीच बताया जा रहा है। हालांकि डॉक्टरों को शरीर पर किसी तरह के फाउल प्ले या बाहरी हमले के निशान नहीं मिले हैं। स्पष्ट कारण जानने के लिए बिस्रा सुरक्षित रख लिया गया है। प्रतीक की तबीयत जब बिगड़ी तब उनके रिश्तेदार के ड्राइवर ने अस्पताल जाकर सूचना दी। डॉक्टरों ने घर आकर जांच की तो प्रतीक की बॉडी में रिस्पांस नहीं मिला। इसके बाद अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें लेकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। प्रतीक पहले भी लिवर और लंग्स से जुड़ी समस्याओं के चलते कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुके थे। अब बिस्रा रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत की असली वजह साफ हो सके। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियो अरेस्ट और कार्डियो कोलैप्स बताई जा रही है। मतलब फेफड़ों की नसों में खून का थक्का जमने से सांस रुक गई, मस्तिष्क और दूसरे अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो गई और हार्ट फेल होने से प्रतीक यादव की मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। जो निशान मिले हैं वो मौत के पहले के हैं। सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का भी कोई सबूत नहीं मिला है। डॉक्टर्स ने जांच के लिए हार्ट और लंग्स के सैंपल्स को सुरक्षित रख लिया है। अब बिस्रा जांच के बाद तस्वीर और साफ होगी कि मौत की असली वजह क्या रही होगी। प्रतीक यादव सुबह 4 बजे के करीब लखनऊ में अपने घर के किचन में बेहोश पाए गए और उसके बाद उनको सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी पत्नी अपर्णा के छोटे भाई अमन बिष्ट ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। उस समय लखनऊ का सिविल अस्पताल छावनी में तब्दील हो गया। अस्पताल के निदेशक के मुताबिक जब प्रतीक को वहां पहुंचाया गया तब उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। सुबह 5:55 पे प्रतीक यादव साहब की ले आए गए थे। उस समय उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसके पहले प्रतीक यादव के घर से फोन आया था, जिसके बाद डॉक्टर की टीम वहां पहुंची, लेकिन तब तक उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। करेक्ट 4:55 के आसपास यहाँ फोन गया था और जब डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर गई है तब प्रतीक यादव की मृत्यु हो चुकी थी। प्रतीक यादव के घर पर सबसे पहले उनके साले पहुंचे। उन्हें सुबह 4 बजे के आसपास सूचना मिली थी, जिसके बाद डॉक्टर को बुलाने से लेकर अस्पताल लाने तक की कवायद हुई। वही 4 बजे 4-4:30 बजे 4-4:30 बजे फोन आया उनके घर से। किसने फोन किया? मैम ये नहीं बता सकते। मतलब साफ है कि प्रतीक यादव की तबीयत सुबह 3 से 4 बजे के बीच अचानक से बिगड़ी होगी। अब बिस्रा रिपोर्ट से ही साफ होगा कि आखिर मौत की वजह क्या रही होगी। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन जारी है और अब सीबीआई आरोपी शुभम खैरनार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साथ ही इस मामले के तार कहां तक जुड़े हुए हैं इसका भी पता लगाने की कोशिश चल रही है। दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक नासिक के प्रिंटिंग पेपर से हुआ है और यही वजह है कि नीट पेपर लीक ने 90 के दशक में नासिक तेलगी मॉड्यूल की यादें ताजा कर दी। दरअसल 1990 में अब्दुल करीम तेलगी नाम के एक शख्स ने सरकारी प्रेस मशीन का इस्तेमाल कर नकली स्टैम्प पेपर और स्टैम्प ड्यूटी का नेटवर्क तैयार कर 30,000 करोड़ का घोटाला किया था। और अब फिर नीट पेपर लीक में जो दावा किया जा रहा है वो कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि क्वेश्चन पेपर प्रिंट के दौरान लीक किया गया है। वहीं इस दौरान जांच एजेंसियों ने सीकर, अलवर, झुंझुनू और जयपुर में उन 150 लोगों से पूछताछ की है जिनके पास ये गैस पेपर पहुँचाया गया था। वहीं ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। दायर याचिका में एनटीए को हटाकर नई संस्था के गठन की मांग की गई है। साथ ही ये भी मांग की गई है कि सीबीआई से 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि पेपर लीक मामले में आरोपी शुभम खैरनार को पकड़ना इतना आसान नहीं था। शुभम ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सभी हथकंडे अपनाए, लेकिन पुलिस ने आखिरकार आरोपी शुभम को पकड़ ही लिया। दरअसल आरोपी शुभम ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी वेशभूषा और हेयर स्टाइल सब कुछ बदल लिया, लेकिन पुलिस की सटीक जानकारी और खुफिया इनपुट के आगे शुभम की एक न चली। ये जो व्यक्ति था इसने पूरे इसके बाल कटवा लिए थे, इसलिए इसको पहचानने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस मिल गया। वहीं इस दौरान पुलिस ने बिहार से भी नीट पेपर मामले में सॉल्वर गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस गिरोह का मास्टरमाइंड उज्जवल उर्फ राजा बाबू की तलाश जारी है। आरोपी मेडिकल कॉलेज के 2nd ईयर का छात्र है और पिछले 3 साल से फेल हो रहा है। उसके बाद आरोपी ने खुद का सॉल्वर गैंग बनाकर नीट परीक्षाओं में छात्राओं को पास करने के बदले पैसे लेने का काम शुरू किया। इन दोनों आरोपियों में एक बात कॉमन है, दोनों मेडिकल के छात्र हैं और कॉलेज में फेल होने के बाद ऐसे खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे।
पीएम मोदी की पेट्रोल डीजल की बचत करने वाली अपील का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है ये तो नहीं पता, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरे मुख्यमंत्रियों ने इस पर अमल करना शुरू किया है। और यही नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में कई मंत्री तो मेट्रो का सफर करते भी दिखे। और ये असर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के दबाव का भी होता है, क्योंकि लोग लगातार ये कह रहे थे कि जब तक मंत्री, नेता, ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं ये इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आम जनता से क्या उम्मीद की जाए। जब 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री ने 2 बार अपील कर डाली तो उसे गंभीरता से लेना ही था। डीजल का उपयोग कम करना होगा, पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। खुद पीएम मोदी के काफिले में 50% की कटौती कर दी गई, जबकि उनके एसपीजी वाले सुरक्षा घेरे में 30 से 40 गाड़ियां हुआ करती थी। अमित शाह के काफिले में तो महज 4 गाड़ियां ही नजर आई। सीएम योगी ने भी इस पर बैठक बुलाकर निर्देश दे दिए। रायपुर में तो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता ई रिक्शा से एक बैठक में पहुंचे और सीएम साय का काफिला भी छोटा था। मार्केट में कटौती की है। पटना में सम्राट के मंत्री एक ही गाड़ी में दिखे तो धामी सरकार के मंत्री स्कूटर से सचिवालय पहुंच गए। एक अपील मेट्रो की सवारी पर भी थी। जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे। तो वहीं दिल्ली और लखनऊ में मंत्री जी ने मेट्रो की सवारी की। पीएम मोदी लगातार देशवासियों से ईंधन, खासकर पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील कर रहे हैं और इसके लिए कई उपाय भी सुझा रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश के अलग अलग शहरों में लगने वाले जाम भी इस बचत मंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। खासकर महानगरों की अगर हम बात करें तो यहाँ स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि बड़े शहरों में जाम की समस्या आम है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरों में लोग हर दिन सड़क जाम की समस्या से जूझते हैं। देखिए दिल्ली में कैसे गाड़ियां रेंग रही है। सबसे बड़ी दिक्कत है लोग जाम में भी गाड़ी स्टार्ट रखते हैं। CRRI की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में ट्रैफिक जाम के कारण प्रतिदिन 40,000 लीटर ईंधन बर्बाद होता है। दिल्ली वाले अपनी सैलरी का 4 से 12% तक ट्रैफिक जैम के चलते गवा देते हैं। औसतन एक आदमी का सालाना 7,500 रुपए से 20,000 रुपए तक का नुकसान होता है। अब देखिए जम्मू के विक्रम चौक की तस्वीर। सिग्नल रेड है लेकिन लोग गाड़ी स्टार्ट किए हुए हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो बेहद जागरूक हैं। बिल्कुल सर, जितना अगर आप पेट्रोल गाड़ी कम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं और सिग्नल पे जब रेड बत्ती होती है तो उस पर आप बंद कर सकते हैं अपने। ऐसे में जी न्यूज़ के लोगों से सलाह है कि ट्रैफिक सिग्नल पर 30 सेकंड से अधिक समय रहने पर इंजन बंद करें, यात्रा से पहले ट्रैफिक की स्थिति की जाँच करें और कार पुलिंग मतलब दूसरे लोगों के साथ गाड़ी साझा करें। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों के काफिले की गाड़ियां अब कम होंगी। मंत्री और अधिकारियों के विदेशी दौरे भी रद्द होंगे, ऑनलाइन होंगी अब ज्यादातर बैठकें। फ्यूल बचाने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने, चाहे वो हमारे सिक्योरिटी का मामला हो, जो सिक्योरिटी के कॉन्वॉय होते हैं, जो विदेश यात्रा के मामले हो, या अलग अलग प्रकार से जहां पर देश का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो जिन चीज़ों में खर्चा होता है उन चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल कैसा हो, इस प्रकार का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसके बारे में एक बैठक भी मैंने बुलाई है। उत्तराखंड में SIR की प्रक्रिया शुरू होते ही एक और जहां सियासत तेज हो गई है तो वहीं मस्जिद और मदरसों में भी हलचल बढ़ गई है और इसका कारण एक पोस्टर है जो देहरादून समेत कई मस्जिदों में चिपकाया गया है और जिसमें 40 साल पुराने दस्तावेज निकालकर तैयार रखने की हिदायत दी गई है। ऐसा ही पोस्टर देहरादून के मस्जिद में भी लगाया गया, जिसमें दावा किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR 2003 लागू किया जा रहा है और 1986 से पहले जन्मे लोगों को पुराने दस्तावेज जुटाने की अपील की गई है। ऐसे ही एक और पोस्टर में कहा गया कि SIR 40 साल पुराने लोगों की जाँच है, जिसकी लिस्ट नेट पर डाल दी गई है। जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उन्हें कोई कागज नहीं देना, जिनका नाम नहीं है वो अपने और बच्चों के कागज तैयार रखें। जिसे लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इसलिए मस्जिदों मदरसों में लगे हुए पोस्टर वो बता रहे हैं उनकी घबराहट को कि तुम अपने किसी भी प्रकार से उन फर्जी दस्तावेजों को दुरुस्त कर लो। और मुझे लगता है कि वो फिर दोबारा फर्जी दस्तावेज उनके तैयार होंगे और मुझे लगता है सरकार को बहुत गंभीरता के साथ उनकी जांच करनी भी चाहिए। हम उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में लोगों से अपील करते हैं और इसकी तैयारी करेंगे और मजबूती तौर से इसकी तैयारी करेंगे कि हमारा वोटिंग राइट सलामत रहे। फिलहाल जैसे जैसे SIR अभियान रफ्तार पकड़ेगा, आने वाले दिनों में खींचतान और बढ़ने के आसार हैं।
अगली खबर का रुख करेंगे। असम की तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही जो भी अवैध होगा उस पर बुलडोजर एक्शन होगा, फिर चाहे वो अवैध कब्जा हो या फिर अवैध मदरसा। शुवेंदु सरकार के मंत्री खुदीराम टुडू के इस निर्देश के बाद बंगाल में अब उन मदरसों में हड़कंप है जिनके पास दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिसके कयास तो उसी वक्त से लगने शुरू हो गए थे जब हेमंता के पोस्ट को शुवेंदु ने रीपोस्ट किया था। हेमंता के इस कैप्शन का इशारा साफ था, पहला घुसपैठिया, दूसरा अवैध मदरसा, तीसरा अवैध कब्जा, चौथा कट्टरपंथी गैंग, पांचवा उपद्रवी और बमबाज, जिस पर शुवेंदु के मंत्री ने भी मुहर लगा दी। অবৈধ মাদ্রাসা আমি বন্ধ করব এবং মাদ্রাসাতে যদি কোনো খারাপ কোনো যে বিষয়গুলো অর্থনীতি হয়ে থাকে সেগুলো তদন্ত করে দোষীদেরকে অবিলম্বে। निर्देश जारी होते ही हड़कंप मच गया। मदरसों ने अपने दस्तावेज उलटने पलटने शुरू कर दिए, जिन्हें कभी बिना दस्तावेज ही सरकारी खैरात रिलीज हो जाता था। बंद न करके जैसे कि रजिस्टर्ड मदरसा जैसा होता है, इन लोगों को, इन सबको भी रजिस्टर्ड किया जा सके। मुख्यमंत्री नहीं बोला। दूसरी तरफ अपनी पहली ही कैबिनेट में शुवेंदु की तरह हेमंता ने भी बड़ा फैसला कर लिया। हेमंता कैबिनेट ने यूसीसी विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे की वजह क्या थी, ये गुत्थी तो अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन इस मामले में अब सीबीआई की एंट्री होते एक बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई के मुताबिक ये सुपारी किलिंग थी जिस पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। इस थियरी के पीछे है इस केस में सीबीआई को मिली अभी तक की फाइंडिंग्स, जो उसने क्राइम सीन का दौरा कर और डिटेल स्टडी में जुटाए हैं। बीते दिन सीबीआई की एक भारी भरकम टीम ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ उत्तर 24 परगना के दौलत ताला स्थित घटनास्थल पर पहुंची थी। टीम ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर सूक्ष्म क्षमता से साक्ष्य जुटाए हैं। सीबीआई के मुताबिक चंद्रनाथ रथ की हत्या में कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। हत्या में इस्तेमाल ग्लॉक पिस्टल की कीमत करीब 10 लाख होती है। शार्प शूटरों को एडवांस में करीब 40 लाख रुपए देने की बात सामने आई है। इलाके की रेकी कराने में खर्च किए गए हैं और हत्या में इस्तेमाल 2 कार और 2 बाइक खरीदने में भी 8 से 10 लाख खर्च किए गए होंगे। इस मामले में यूपी और बिहार से 3 आरोपियों मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य और राज सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, जिसे जांच पल पल नया मोड़ ले रही है। और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां हावड़ा में हुई चुनावी हिंसा और बमबाजी मामले में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शमीम अहमद के घर पर छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को घर के नीचे बना हुआ एक बड़ा आलीशान अंडरग्राउंड तहखाना मिला, जिसकी शान शौकत देखकर पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, तहखाने के अंदर कई शानदार कमरे बने हुए हैं और हर कमरे में महंगे सामान मौजूद हैं। महंगे फर्नीचर, आलीशान बेड, बड़ी टीवी और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे तक लगाया हुआ है। बाहर से टूटा फूटा सामान्य से दिखने वाला ये घर, जिसके पाताल लोक में टीएमसी नेता शमीम अहमद का एक अय्याश लोग जिसने सबको हैरान कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने घर को पूरी तरह से सील कर दिया और मौके से एक मोबाइल फोन जब्त किया है। हालांकि शमीम अहमद समेत घर के सभी सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि शमीम अहमद पूर्व मंत्री अरूप रॉय का बेहद करीबी माना जाता है और 8 मई को हुई हिंसा का मुख्य आरोपी भी है। और इस समय की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के कोलकाता से, जहां तपसिया अवैध फैक्ट्री में बुलडोजर एक्शन हुआ है। कल आग लगने से 2 लोगों की यहां पर मृत्यु हुई थी। अब इमारत में अवैध तरीके से जो फैक्ट्री चल रही थी उसको अब बुलडोजर एक्शन के तहत उसका जो अवैध हिस्सा था उसको गिराया गया है। तो देखिए, तपसिया फैक्ट्री पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कल आग लगने से यहां पर 2 लोगों की मौत हुई थी। महाराष्ट्र के नासिक में टीसीएस धर्मांतरण मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। प्रशासन ने छत्रपति संभाजी नगर में बड़ी कार्रवाई की है और धर्मांतरण मामले की मुख्य आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी के बाद उसे पनाह देने वाले एआईएमआईएम के पार्षद अब्दुल मतीन पटेल के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया है और उसके घर और ऑफिस को जमींदोज कर दिया गया। आज सुबह छत्रपति संभाजी नगर में एक के बाद एक कई बुलडोजर पहुंचे और पहले अब्दुल मतीन पटेल के घर को ध्वस्त किया, फिर उसके ऑफिस को भी गिरा दिया गया और इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि हालात को काबू करने के लिए प्रशासन ने पहले से ही भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी थी। बता दें कि अब्दुल मतीन पटेल पर आरोप है कि उसने निदा खान को नारेगांव स्थित कोसर पार्क इलाके में अपने घर में पनाह दी थी, जिसे लेकर एआईएमआईएम पार्षद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। निदा खान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मतीन पटेल को भी हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ की थी।
हालांकि नगर निगम के मुताबिक AIMIM पार्षद का घर और ऑफिस अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसे लेकर 3 दिन पहले ही नोटिस भेजा गया था। बुलडोजर एक्शन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। AIMIM नेताओं ने इसे राजनीतिक दबाव में की गई कार्रवाई बताया है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में उस समय बवाल मच गया जब अवैध कब्जे के खिलाफ इलाके में बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और इस दौरान एक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। इस बीच पुलिस और स्थानीय नेताओं के बीच जमकर कहासुनी हो गई। इस बीच हंगामा कर रहे लोगों को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया। जो कि ज्यादा हेकड़ी दिखाई उसे पुलिस टांग कर ले गई। वहीं इस दौरान पुलिस वालों को धमकी भी दी गई। स्थानीय नेता ने इस कार्रवाई को अवैध बताया। इनको इस बात का पता था कि आज स्टे हो जाएगा, तो इन्होंने सबसे पहले आकर मेरा मकान, 42 मकान है इसका में जोड़ में, सबसे पहले मेरा ही मकान आके तोड़ा और किसी के लिए नहीं तोड़ेंगे, मेरा ही तोड़ा। इस दौरान स्थानीय नेता ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें तुरंत ही ठंडा कर दिया। दरअसल इलाके में अवैध तरीके से कब्जा कर कई घर बनाए हुए थे, जिसके बाद प्रशासन ने नोटिस देने के बाद आज बुलडोजर वाली कार्रवाई कर दी। देश में जहां भी अवैध होगा वो अब समतल होगा। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ ये अभियान दूसरे राज्यों में भी जोरों से चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर, राजस्थान के झुंझुनू में बुलडोजर ने अवैध कब्जे को कुछ ही घंटों में हटा दिया। और अब सबसे पहले इंदौर की तस्वीर देखिए। बुलडोजर कैसे अवैध कब्जे को हटा रहा है। उसके रास्ते में जो भी आ रहा है उसे ध्वस्त करता जा रहा है। देखते ही देखते बुलडोजर ने 20 से ज्यादा मकानों को समतल कर दिया। आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लोगों ने घर बना लिया था, जिसे तोड़कर सड़क को चौड़ी की जाएगी। राजस्थान के झुंझुनू में स्टेडियम की जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर ने तोड़ दिया। देखिए कैसे बुलडोजर पूरी ताकत से अवैध निर्माण को तोड़ रहा है। यहाँ हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जे को हटाया गया। लोगों के भारी विरोध को देखते हुए इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ये दोनों तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बुलडोजर अवैध को छोड़ेगा नहीं, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसे मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। अपराध के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी है और इसी कड़ी में दून पुलिस ने एक अपराधी को कड़ा सबक सिखाया और उसे न केवल गिरफ्तार किया बल्कि ढोल नगाड़ा बजाकर सड़क पर उसका जुलूस भी निकाला और फिर उसे 6 महीने के लिए तड़ीपार कर दिया। ये तस्वीरें अपराध के खिलाफ धामी फोर्स के उसी ऑपरेशन प्रहार की गवाही दे रही हैं। बता दें कि आरोपी का नाम संदीप उर्फ संजू है, जो आदतन अपराधी बताया जा रहा है और जिसके खिलाफ अलग अलग थानों में आर्म्स एक्ट में 12 से ज्यादा केस दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और गुंडा अधिनियम के तहत ढोल नगाड़े बजाकर उसे 6 महीने के लिए तड़ीपार कर दिया। आप धारा 3 में पारित आदेश का उल्लंघन करते हैं तो आप कथित कारावास से जो 3 वर्ष तक का हो सकता है, किंतु 6 माह से कम नहीं होगा। इस मुनादी के साथ पुलिस ने आरोपी को सहारनपुर बॉर्डर पर ले जाकर सीमा से बाहर कर दिया और 6 महीने तक वापस न आने की सख्त हिदायत दी। बता दें कि सीएम धामी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन का संकल्प लिया है। भूमि पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और अपराध मुक्त होनी चाहिए, हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए धामी फोर्स अपराधियों पर कड़ा प्रहार कर रही है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में चाउमीन खाने के बाद पैसे को लेकर शुरू हुआ विवाद फायरिंग तक पहुंच गया और इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाते हुए उसी जगह उनका जुलूस निकाला जहां उन्होंने फायरिंग की थी। ये 2 तस्वीर इस बात की गवाही दे रही हैं कि अब उत्तराखंड में आरोपी को ऑन द स्पॉट सबक सिखाया जाएगा। दरअसल आरोपियों ने एक दुकान पर चाउमीन खाने के बाद पैसे नहीं दिए। जब दुकानदार ने इसका विरोध किया तो उसे धमकी देकर वहां से चले गए। 1.5 घंटे के बाद आरोपी वहां पहुंचे और रोड के दूसरी तरफ खड़े हो गए और उस दुकान पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंकने लगे। थोड़ी देर के बाद वो इधर उधर देखते हैं और फिर एक बार फिर से पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। वहीं इस दौरान फायरिंग का भी आरोप लगा। 3 लड़कों ने उनके साथ चाउमीन के पैसे देने से विवाद कर दिया और विवाद के दौरान उनमें से एक ने फायरिंग की है। इसमें 3 लड़कों का नाम सामने आ रहा है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को सबक सिखाते हुए उसी जगह पर उनका जुलूस निकाला जहां पर उन्होंने अपराध किया था। गोली चलेगी? वहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई से साफ कर दिया है कि इलाके में किसी भी तरीके का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब बात उत्तर प्रदेश के बलिया की, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब मारपीट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर ही लोग भड़क गए। पुलिस और उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, उन्हें दौड़ाया
और उनके साथ जमकर बहसबाजी की। मामला बलिया के चितबाड़ा गांव इलाके का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 युवकों में मारपीट हो गई, जिसमें गांव वालों ने आरोपी को पकड़ लिया है। और अब मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को ले जाने लगी तो गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और आरोपी को सौंपने की मांग करने लगे। मामला बिगड़ा देख कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम को दौड़ाया और ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि थाना चितबाड़ा गांव की पीआरबी गाड़ी का शीशा टूट गया। मामला बिगड़ता देख भारी पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और लोगों को समझा बुझाकर हालात को काबू में किया। बिहार से 2 ऐसी दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने हर किसी को झकझोर दिया है। कहीं नींबू तोड़ने के विवाद में मासूम की पीट कर हत्या कर दी गई, तो कहीं आम तोड़ने गए मासूम का 3 दिनों बाद शव मिला। जी हां, बिहार के नालंदा और पूर्णिया में आम और नींबू की कीमत मासूम की जान बन गई। नालंदा में पीट कर हत्या कर दी गई और पूर्णिया में आम तोड़ने गए बच्चे को मार डाला। देखिए, नालंदा में 12 साल का शुभम बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा है। अचानक वो घर के अंदर लगे नींबू के पेड़ से नींबू तोड़ने चला गया, लेकिन एक नींबू तोड़ने की कीमत मालिक ने उसकी जान लेकर वसूली। आरोपी ने शुभम की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। शांति बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। पूर्णिया में तो 6 साल का मासूम अपने दोस्त के साथ आम तोड़ने गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा, जबकि उसका दोस्त घर आ गया। परिजन लगातार 3 दिनों तक उसकी तलाश करते रहे और फिर घर से कुछ ही दूर पर नहर किनारे उसका शव मिला। परिवार में मातम पसर गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। समय की बड़ी खबर बता दें, चीन के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। ईरान युद्ध समेत कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच चुके हैं, भव्य स्वागत उनका यहां पर किया गया है। ईरान युद्ध समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। शी जिनपिंग के साथ कल उनकी मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश में क्राइम किया तो क्रिमिनल या तो अपने पैरों पर चले लायक नहीं बचता या फिर सीधा जहन्नुम का टिकट उसके लिए तय माना जाता है। और ऐसा ही कुछ मंगलवार की रात यूपी में देखने को मिला, जहां पुलिस ने एक नहीं बल्कि जुबैर नाम के 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया। एक जुबैर मारा गया मेरठ में तो दूसरा मारा गया गाजियाबाद में। दोनों का नाम एक ही था और हिसाब भी हुआ एक ही जैसा। मेरठ वाले जुबैर पर हत्या, लूट, डकैती समेत 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और वो बीते दिनों एएमयू में हुए टीचर हत्याकांड में वांटेड भी था। पुलिस को जैसे ही बदमाश जुबैर का सुराग मिला, एसटीएफ अलर्ट हो गई और जुबैर की घेराबंदी कर दी गई। खुद को घिरता देख उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवाबी फायरिंग में जुबैर के पेट और सीने में गोली लगी। मुठभेड़ इतनी भीषण थी कि इस दौरान दोनों तरफ से करीब 36 राउंड गोलियां मौके पर चली। मेरठ के जुबैर की ही तरह गाजियाबाद में भी एक दूसरे बदमाश जुबैर पर खाके का कहर बनकर टूटी ये गोलियां, जहां पुलिस ने 6 मई को हुए सनसनीखेज कैश वैन लूटकांड का हिसाब महज 6 दिनों में कर दिया। एनकाउंटर के वक्त जुबैर के साथ उसका साथी समीर भी मारा गया। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 15 एनकाउंटर्स हुए हैं, जिनमें उन अपराधियों को सबक सिखाया गया है जो लूट, फिरौती और गो तस्करी के जरिए यूपी पुलिस को चुनौती दे रहे थे। और यही वजह है कि रामपुर और शामली में पुलिस मुठभेड़ में 3 हिस्ट्री शीटर गो तस्कर को गिरफ्तार किया। तो वहीं मुजफ्फरनगर, इटावा, कानपुर, सहारनपुर में भी लूट और हत्या के आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया, क्योंकि ये लोग योगी की वार्निंग को भूल जाते हैं, जिन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए कसम सीएम योगी ने खाई है। और हम लोगों ने कहा है, माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। और योगी सिर्फ कहते नहीं है, उनकी पुलिस करके दिखाती है। इसका अंदाजा आप इन नंबर के जरिए लगा सकते हैं। पिछले 24 घंटे में 15 एनकाउंटर हुए, जबकि 48 घंटे की बात करें तो 35 मुठभेड़ में अपराधियों को पीतल वाली गर्मी दे दी गई है। केवल मई महीने में अब तक 50 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। ये सीएम योगी का सख्त लॉ एंड ऑर्डर वाला शासन है। जो अपराध करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। और प्रदेश में बहन, बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले का टिकट यूपी पुलिस खुद ही काटेगी। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हिमांशु पासी की हत्या के बाद गांव में बेहद ही आक्रोश दिखा। वहीं जब पुलिस उसके शव को पोस्टमार्टम के बाद गांव लेकर आई तो बवाल खड़ा हो गया। गांव वालों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी की। वहीं इस बीच शव के अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने पुलिस से अभद्रता की। इस दौरान पुलिस ने ऐसा करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस से धक्का मुक्की कर लोगों ने उन्हें हटा दिया। इस दौरान एक महिला ने पुलिस वाले को पकड़ लिया ताकि वो आगे न जा सके। वहीं इस दौरान दूसरे पुलिस वालों को भी लोगों ने घेर लिया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी ने उस औरत को हटाया जिसने पुलिसकर्मी को पकड़ लिया था। बता दें कि हिमांशु पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके में बवाल मच गया।
वहीं प्रयागराज में ही छात्र हिमांशु सरोज की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीती रात पुलिस मुठभेड़ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि 1 साल पहले बाइक टकराने के विवाद की वजह से उसने हिमांशु की हत्या कर दी थी। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अमूल दूध के दाम में बढ़ोतरी हुई है। अमूल दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। दूध की नई कीमत कल से लागू हो जाएगी, तो आम आदमी की जेब पर एक बार फिर ये कीमतें जरूर भारी पड़ेंगी। 2 रुपए प्रति लीटर ये बढ़ोतरी अमूल के द्वारा की गई है। अभी कुछ दिन पहले भी अमूल ने पैसों में बढ़ोतरी की थी। जाहिर सी बात है कि तेल महंगा हो रहा है, तो उसको लाने की कीमत भी महंगी हो रही है और इसीलिए अमूल दूध ने ये दाम बढ़ाने का फैसला लिया है। अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां शहर शहर सरकारी चिकित्सा सुविधाएं चरमरा गई हैं। हाल ऐसा हो गया है कि कहीं अस्पताल के आईसीयू वार्ड की छत टपक रही है, तो कहीं अंधेरे में मरीजों का उपचार चल रहा है। जिसकी तस्दीक दे रही है ये तो तस्वीरें। एमपी के शहडोल में जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगातार छत से पानी टपक रहा है, तो वहीं उज्जैन के चरक भवन अस्पताल की बिजली गुल हो गई है। सबसे पहले बात शहडोल की, जहां जिला अस्पताल में आईसीयू में पानी टपकने के बाद मरीजों को आनन फानन में दूसरे वार्डों में शिफ्ट करना पड़ा। बताया जा रहा है कि आईसीयू वार्ड के ठीक ऊपर एक पैथोलॉजी लैब बन रहा है, जिसके कारण आईसीयू वार्ड में पानी टपक रहा है। लेकिन इस घटना ने अस्पताल निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं उज्जैन के सबसे बड़े शासकीय चरक भवन अस्पताल में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। करीब 40 मिनट तक अस्पताल अंधेरे में डूबा रहा। हालात ऐसे बन गए कि कई वार्डों में मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज किया गया। ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की बदहाली को बयां कर रही है, जहां मरीजों के साथ साथ इनके इलाज भी जरूरत है। केंद्र सरकार ने गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी है और इसके बाद सर्राफा बाजार में कीमतों में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। आज सर्राफा बाजार में सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, क्योंकि केंद्र सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद सर्राफा बाजार में सोने की कीमत करीब 9,000 रुपए बढ़ गई है। अब 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1,60,000 रुपए तक पहुँच गया है। वहीं 14 कैरेट का 93,840, 18 कैरेट का 1,20,308, 22 कैरेट का 1,46,936, 24 कैरेट का 1,60,411। सरकार ने सोने पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% AIDC यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट टैक्स लगाया है, जिसके बाद टैक्स 15% हो गया है। अब बैंकों को सोना इंपोर्ट करते ही 3% IGST भी चुकाना होगा, जिससे बैंकों का बड़ा पैसा एडवांस टैक्स के रूप में फंसने लगा है। इसी वजह से कई बैंकों ने फिलहाल सोने के आयात पर रोक लगा दी है। सरकार का मानना है कि सोने का इंपोर्ट कम होने से विदेशी मुद्रा पर दबाव घटेगा, लेकिन दूसरी तरफ महंगे सोने का असर ज्वेलरी कारोबार और आम ग्राहकों की जेब पर भारी पड़ेगा। अगली खबर सिंगर दिलजीत दोसांझ से जुड़ी हुई। दिलजीत के मैनेजर के घर पर फायरिंग की घटना सामने आई है और इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा भी किया है। बताया जा रहा है कि ये घटना हरियाणा के करनाल के गोंदर गांव में हुई। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से टाइसन बिश्नोई और आरजू बिश्नोई के नाम से एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप कांग के घर पर ऑस्ट्रिया मेड हथियार से गोलियां चलाई गई, जो टाइसन बिश्नोई, उसके भाई आरजू बिश्नोई और हरी बॉक्सर की ओर से चलवाई गई। पोस्ट में ये भी कहा गया है कि सिंगर दिलजीत दोसांझ, उसकी मैनेजर सोनाली और गुरप्रताप कांग को पहले से ही एक संदेश दिया गया था। पोस्ट में ये भी कहा गया है कि दिलजीत दोसांझ और उनकी टीम को संदेह का लाभ भी दिया जा रहा है और संभव है कि वो इन बातों से अनजान हो। दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप सिंह कांग का घर हरियाणा के करनाल में है। वहां के लोगों का कहना है कि कहीं कोई फायरिंग नहीं हुई, हालांकि इस अफवाह के बाद वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब सवाल है कि क्या लॉरेंस गैंग के टारगेट पर दिलजीत दोसांझ है? फायरिंग की बात सोशल मीडिया पर कहकर गैंग खौफ फैलाने की साजिश रच रहा है। अब हरियाणा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर लगातार बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। आजमगढ़ से लेकर हापुड़ और कानपुर तक रिश्वतखोर और जमीन घोटाला करने वालों पर प्रशासन अब कड़ा एक्शन ले रही है। कहीं वेतन घोटाला तो कहीं रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा गया सहायक चकबंदी अधिकारी। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जमीन घोटाले पर भी बड़ा एक्शन लिया गया। पहला मामला सरकारी धन के दुरुपयोग का है, जहां जिला समाज कल्याण अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोप है कि 10 अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों को करीब 52 लाख रुपए से ज्यादा का वेतन जारी किया गया। उधर हापुड़ में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर देखने को मिला। एंटी करप्शन टीम ने सहायक चकबंदी अधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि जमीन से जुड़े काम के बदले 2 लाख रुपए की मांग की थी। और कानपुर देहात में करीब 400 करोड़ रुपए की जमीन घोटाले का खुलासा हुआ है। थर्मल पावर प्लांट लगाने के नाम पर सरकारी और किसानों की जमीन बैंकों में गिरवी रखकर करीब 1500 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था।
लेकिन सीएम योगी तो पहले ही कह चुके हैं, नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, तो भ्रष्टाचार रूपी दानों को नियंत्रित किया जा सकता है। और यूपी पुलिस ने अब इन दानवों पर कंट्रोल पा लिया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के उपनिदेशक कल्याण सिंह यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आरोप है कि वो वीडियो में रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब वीडियो को देखिए जिसमें ये अधिकारी कल्याण सिंह यादव अपने कार्यकाल में 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां गिनते और दराज में रखते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति फाइल या रिपोर्ट पास कराने की गुजारिश कर रहा है। अधिकारी कहते सुनाई देते हैं, आज अमित नहीं आया है, कल लगवा देंगे। नहीं, मैं इसको लगा दूंगा यार, अमित नहीं तो लगा देते हैं, कह देते हैं, करते हैं। ये सब एक साधारण रिपोर्ट आगे बढ़ाने के बदले रिश्वत लेने का मामला बताया जा रहा है। वीडियो को देखकर लग रहा है कि उसे कार्यालय के अंदर के बड़ी चालाकी से रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। अभी आरोपों की जांच हो रही है। अगर आरोप सही साबित हुए तो सेवा नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें बर्खास्तगी भी शामिल है। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में पुलिस ने आईपीएल मैचेस की आड़ में चल रहे क्रिकेट सट्टा और हवाला नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। मध्य प्रदेश की साइबर सेल और कई थानों की पुलिस की संयुक्त टीम ने लंबे समय से सक्रिय सिंडिकेट के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में 1,02,81,300 नकद नोट गिनने की मशीन, 4 मोबाइल फोन और लेन देन से जुड़े अहम डिजिटल साक्ष्य भी मिले। जांच में सामने आया कि सट्टे से कमाई गई ब्लैक मनी को हवाला नेटवर्क के जरिए वाइट किया जा रहा था। आरोपी रायगढ़, बिलासपुर से लेकर दिल्ली तक फैले नेटवर्क के जरिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का संचालन कर रहे थे। सट्टे की रकम को पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर के जरिए कैश में बदलकर हवाला के जरिए आगे ट्रांसफर किया जाता था। क्रिकेट सट्टा हमारे रायगढ़ और इसके आसपास के जो भी कस्बे हैं, जहाँ पर समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं, लोग घूम की तरह समाज को खोखला कर रहे हैं, हमारी पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं इस मामले में आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक हैरान करने वाला वीडियो हमें मिला है। यहाँ पार्किंग में खड़ी एक कार अपने आप चलने लगी और देखते ही देखते एक नहर में गिर गई, जहाँ काफी देर तक पानी पर ये कार तैरती नजर आई। जाहिर सी बात है कि ड्राइवर ने इसे न्यूट्रल में कर छोड़ दिया होगा, गियर में नहीं होगी ये गाड़ी। मामला देहरादून के विकासनगर इलाके का है, जहां रिवर व्यू रिजोर्ट की पार्किंग में खड़ी कार अचानक लुढ़कते हुए पीछे की ओर चलने लगती है और शक्ति नहर में गिर जाती है, फिर पानी में बहते हुए काफी दूर तक निकल जाती है। बताया जा रहा है कि ये कार किसी जिला पंचायत सदस्य की है, जहां पार्किंग में ड्राइवर ने ढलान के पास कार खड़ी की और बिना हैंड ब्रेक लगाए कहीं चला गया, लेकिन उसकी ये लापरवाही भारी पड़ गई। नहर में कार के गिरने की खबर जैसे ही सामने आई, रिजॉर्ट में हड़कंप मच गया। नहर के पानी का बहाव तेज था। कुछ ही देर में पानी में तैरने के बाद अचानक कार गायब हो गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि कार में कोई सवार नहीं था, वरना हादसा जानलेवा हो सकता था। वहां घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी अभी तक कार का कोई सुराग नहीं लग पाया है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक ऐसी करवट बदली कि कई जिलों में अफरा तफरी मच गई। कहीं तेज आंधी में पेड़ उखड़ गए तो कहीं टिन शेड उखड़ गए। पेड़ गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। धूल भरी आंधी ने तो कुछ जगहों पर मॉल के शीशे तक चकनाचूर कर दिए। उखड़े पेड़, धूल भरी आंधी, बारिश और ओले ने भयंकर तबाही मचाई। यूपी में मौसम ने हर जगह ऐसा रूप बदला कि हर कोई हैरान रह गया। उन्नाव में धूल भरी आंधी ने भारी भरकम पेड़ उखाड़ दिया, जो कार पर जा गिरा और कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं उन्नाव के ही कई इलाकों में बारिश और ओले भी गिरे। सीतापुर में भी धूल भरी तेज आंधी ने पूरा माहौल बदल दिया। काले बादल छा गए। पेड़ गिरने से कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। एक शॉपिंग मॉल के शीशे तक टूट गए और अंदर रखे कपड़े तेज हवा में उड़कर छतों तक पहुंच गए। कुछ ऐसा ही हाल बारिश और ओलों ने शाहजहांपुर में किया। जबरदस्त तूफान में तबाही मचाई। जबरदस्त तूफान ने भारी भरकम पेड़ों को उखाड़ दिया। वहीं कानपुर में हल्की बारिश और बदलते मौसम ने लोगों को गर्मी से कुछ राहत जरूर दी। यानी मौसम का बदलता मिजाज एक तरफ राहत दे रहा है तो दूसरी तरफ तबाही ज्यादा मचा रहा है। खाली सड़क और हाई स्पीड यानी रफ्तार थ्रिल तो देती है, लेकिन जान भी खूब ले लेती है। जानते सभी हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। वरना पंजाब के अबोहार में हुआ भीषण सड़क हादसा जो है वो उसको अवॉइड किया जा सकता था, जिसने कई लोगों की जान ले ली। हादसे की तस्वीर इतनी भयानक है कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोपहर के करीब 2:25 हो रहे होते हैं। एक ई रिक्शा सड़क पर जाता नजर आता है। ई रिक्शा अपने लेन में है, रफ्तार भी सामान्य है। वो जैसे ही टी पॉइंट को पार करके आगे बढ़ता है, दूसरी तरफ से एक गाड़ी साक्षात मौत की तरह प्रकट हो जाती है।
सामने से आते ई रिक्शा को देख ड्राइवर गाड़ी में ब्रेक तो लगाता है, लेकिन उसी वक्त उसका एक टायर एक गड्ढे में चला जाता है। अब रफ्तार इतनी तेज थी, ऊपर से अचानक से लगा झटका, वाहन पूरी तरह से अनियंत्रित होते हुए सीधे ई रिक्शा से टकरा जाता है। टक्कर लगते ही ई रिक्शा और गाड़ी दोनों के परखच्चे उड़ जाते हैं और ई रिक्शा में बैठे यात्री उछलकर सड़क पर गिर पड़ते हैं। इस भयानक हादसे में 3 लोगों की जान मौके पर ही चली गई, जबकि ई रिक्शा में बैठे बाकी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती, तंत्र मंत्र और ब्लैकमेलिंग करके पैसे उगाही करने का मामला सामने आया है। इन लोगों ने एक नाबालिग को पिछले 5 साल से अपने जाल में फंसाकर उससे करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की थी। वहीं पुलिस को इस दौरान पकड़े गए आरोपी के पास से चांदी और सोने के आभूषण के साथ साथ चांदी के लेडीज पर्स और चप्पल भी मिले। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस को इनके पास से 70 लाख कैश भी बरामद हुआ। वहीं पुलिस ने घर का सामान जैसे अलमारी और वॉशिंग मशीन जैसी चीजों को भी जब्त कर लिया है। वहीं इस गैंग ने नाबालिग के पैसे से ही थार गाड़ी खरीदी थी। दरअसल इस गैंग का आरोपी तोमर ने इंस्टाग्राम के जरिए एक नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर एक टैटू स्टूडियो में उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। इसी बीच नाबालिग अपने दोस्त तांत्रिक के संपर्क में आई। वहीं तांत्रिक आरुषि उसे अपने जाल में फंसाकर अपने पति के साथ मिलकर फर्जी क्राइम ब्रांच और सीबीआई ऑफिसर बनकर उससे पैसे ऐंठने लगी, कभी 10 लाख तो कभी 25 लाख। महिला है, वो एस्ट्रोलॉजर थी, तो ये आसाम और पश्चिम बंगाल, नेपाल मंदिरों में अपनी गाड़ी से घूमते थे। तो उसमें इनने और राजस्थान तरफ भी इनका जाना बताया गया, तो उसमें इनने काफी पैसा खर्च किया। इस पूरी साजिश में आरोपी युवक, टैटू आर्टिस्ट और तांत्रिक आरुषि को गिरफ्तार किया गया है। गर्मी की वजह से शहर शहर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। दरअसल घर में रखा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गर्मी के मौसम में जल्दी गर्म हो जाते हैं और इसी वजह से उसमें आग लगने से बड़े हादसे हो रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में देखने को मिली, जहां एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। लेकिन इस दौरान घर में लगा सिलेंडर फटने से आग और बढ़ गई। धमाके की आवाज के बाद आसपास के लोग भागने लगे। इस दौरान एक महिला गिर गई। वहीं भोपाल में एक बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स में एसी फटने की वजह से भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग बुझाने में दमकल विभाग की कई गाड़ियां जुटी रही। दरअसल एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगली खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां बिजरोठा गांव में दहेज में मनपसंद बाइक न मिलने पर दूल्हे ने निकाह करने से इनकार कर दिया और बारात लेकर लौट गया। इसके बाद लड़की और उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इसके बाद अब निकाह वाले घर में मातम पसर गया। देखिए, लड़की के परिवार वाले दहेज में लड़के वालों को बक्सा, कूलर, फ्रिज, टीवी, सिलाई मशीन, बेड, ड्रेसिंग टेबल, स्टील के बर्तन, पीतल के बर्तन, फर्नीचर, बाइक और जरूरत के सारे सामान दे रहे थे। 2 लाख रुपए कैश भी दिए थे। परिवार के अनुसार निकाह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और तय कार्यक्रम के अनुसार बारात लड़की के घर पहुंच भी गई थी। शुरुआत में सभी रस्में सामान्य रूप से चल रही थी और माहौल खुशियों भरा था, लेकिन लड़के ने अचानक 2 लाख रुपए और बुलेट की डिमांड कर दी। 2 लाख रुपए और चाहिए, तो हमारे पास 2 लाख रुपए नहीं थे और वो गाड़ी बुलेट चाहिए थी, इसलिए वो भाग गए घर से। लड़के के पिता ने जब अतिरिक्त मांग पूरी नहीं की तब दूल्हा सरताज नाराज हो गया और निकाह से इनकार कर दिया। साथ ही बारात लेकर वापस अपने घर लौट गया। अब पीड़ित परिवार ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रेमी या प्रेमिका से शादी करने की जिद में टावर पर चढ़े कई लोग आपने देखे होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला जेल में बंद अपने पति की रिहाई के लिए टावर पर चढ़ गई। महिला के टावर पर चढ़कर हंगामा करता देख पुलिस मुख्यालय में भी हड़कंप मच गया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे की जानकारी मिलते ही पुलिस वाले उसे उतारने की कोशिश में जुट गए, लेकिन महिला को नीचे उतारने में कामयाबी नहीं मिली तो बड़े अधिकारी पहुंचकर उससे अपील करने लगे। आओ, चलो करवाते हैं आपका काम, आओ नीचे आओ। अरे नीचे आओ, तभी तो आदमी पास चलना है लेकर। ये है, ये सब कुछ हल कर देंगे, उतरो तो एक। महिला के पति पर पॉक्सो का केस लगा है और वो 7 महीने से जेल में है। काफी मिन्नतों से महिला मानी, जिसके बाद पुलिस ने उसे आश्वासन देकर वापस भेज दिया। राजस्थान के कोटा में सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की एक तस्वीर पूरे देश को चौंका रही है, जहां एक नई बनी सड़क हाथ लगाते ही पापड़ की तरह उधड़ने लगी और वो भी तब जब अभी मानसून की बारिश हुई भी नहीं है। जब बारिश होगी तो ये सड़क तो पूरी तरह से बह चुकी होगी। सड़क की इस खराब गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने न सिर्फ विरोध जताया बल्कि सड़क की हालत का वीडियो भी बनाया। ये जाको, ये माल है, ये है जोलवा रोड। इसकी दशा देखो आप। इस सड़क का निर्माण 5 करोड़ की लागत से हुआ है, जो माइकला से जोलपा गांव को जोड़ती है।
साथ देखो आप, देख जो ये जोड़ करो। बरसों की मांग पर काम शुरू हुआ तो लोग खुश थे। नया रोड है, नया रोड है, अभी काम चल रहा है। लेकिन ठेकेदार की धोखेबाजी पकड़ में आ गई और अब ग्रामीण इसे ऊपर तक पहुंचाने के मूड में सड़क पर उतर आए हैं। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, फिलीपींस की संसद में फायरिंग हुई है। सांसदों ने कमरों में छिपकर अपनी जान बचाई है। सेनेटर पर गोली चलाने का आरोप लगा है। फिलीपींस की संसद में ये फायरिंग की खबरें हमें मिल रही हैं। कमरों में छिपकर सांसदों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। सेनेटर के गोली चलाने की खबर है ये। महाराष्ट्र के पुणे में तेंदुए कई बार जंगल से निकलकर रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार ये पहुंच गया मर्सिडीज बेंज की एक यूनिट में। जैसे ही तेंदुए की झलक यहां कर्मचारियों ने देखी, कर्मचारी प्लांट छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्लांट में तेंदुए की वजह से पूरे 2 दिन का प्रोडक्शन ठप रहा। ये तेंदुआ प्लांट के हर हिस्से में बेखौफ घूमता रहा क्योंकि यहाँ उसे इंसानी मौजूदगी दिख नहीं रही थी। ये प्लांट पुणे के चाकण में मौजूद है और ये एक फुल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लिहाजा कई हिस्सों में बटी हुई है। इस वजह से ये तेंदुआ घूमता घूमता एक वर्कशॉप वाले हिस्से में जा फंसा, जहां से वो बाहर निकलने का रास्ता तलाश नहीं कर पाया। हालांकि प्लांट में लगे सीसीटीवी के जरिए इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। 2 दिनों तक बाहर निकलने के रास्ता तलाशने में नाकाम रहने के बाद एक हिस्से में सिमट गया, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने चारा डाला, उसे पिंजरे में कैद कर लिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने अवैध असला तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही उसके कब्जे से कई अवैध हथियार बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस को टिप मिली थी कि कछवा के एक स्कूल के पास प्रयागराज से एक हथियार तस्कर आया है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 पिस्टल बरामद किए और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एक संगठित गिरोह के जरिए अवैध हथियारों की खरीद करता है, जो प्रयागराज से ट्रेन के जरिए कछवा आया था और पिस्टल बेचने के फिराक में था। तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस अवैध हथियारों की तस्करी वाले इस गैंग के बाकी सदस्यों की क्राइम कुंडली खंगालना शुरू कर चुकी है। देश के 2 राज्यों से सड़क हादसों के ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो लापरवाही की खतरनाक तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरियाणा में गलत साइड से आई बाइक सवार की वजह से बस हादसे का शिकार हो गई और महाराष्ट्र में तेज रफ्तार मिनी ट्रक पलट गया। जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। दोनों हादसों की ये तस्वीरें उसी की चेतावनी है। पहली घटना एक बिजी चौराहे की है, जहां गलत साइड से तेजी से आता है बाइक सवार, हादसे की वजह बना। देखिए, बाइक को बचाने के लिए बस ड्राइवर ने जैसे ही स्टीयरिंग घुमाया तो बस अनकंट्रोल होकर डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ जाकर पलट गई। और ये दूसरा हादसा औरंगाबाद में हो गया। यहाँ भी तेज रफ्तार मिनी ट्रक अचानक संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते सड़क किनारे पलट गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पास से गुजर रहा एक शख्स हाथ में बोतल लिए बिल्कुल बेफिक्र चलता रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। इसलिए कहा जाता है कि सड़क पर तेज रफ्तार और जरा सी लापरवाही हादसे में बदल सकती है। तो ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें।